नमस्कार साथियों, आज का हमारे अध्ययन का विषय है ग्रामीण अधिवासों या बस्तियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ग्रामीण अधिवासों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम मानव अधिवास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मानव अधिवास किसे कहते हैं। अनेक विद्वानों ने मानव अधिवास को परिभाषित किया है। यहाँ पर हम A.N. क्लार्क महोदय की परिभाषा को समझेंगे। इन्होंने बताया है मानव निवास का कोई भी स्वरूप, यहाँ तक कि एकल ग्रह भी अधिवास हो सकता है। यद्यपि यह शब्दावली प्राय ग्रह समूह के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब क्लार्क महोदय ने बताया है मानव निवास का कोई भी स्वरूप, यहाँ तक कि अकेला घर भी अधिवास या बस्ती हो सकता है। हालांकि यह शब्द प्राय घरों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं मानव अधिवास पृथ्वी के तल पर मानव द्वारा निर्मित ग्रहों का समूह होता है, जिसके अंतर्गत सीमित घरों वाली लघु पल्ली या पूर्वा से लेकर नगर और महानगर तक सभी सम्मिलित होते हैं। यानी मानव अधिवास पृथ्वी के तल पर मानव द्वारा निर्मित घरों का समूह होता है और जिसके अंतर्गत एक छोटे आकार वाली ढाणी से लेकर एक विशाल महानगर तक सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार मानव अधिवास एक मानव द्वारा निर्मित घरों का समूह है और जिनके आकार प्रकार, घरों की संख्या, उनके स्वरूप और इन अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। मानव अधिवासों को उनकी कार्य की विशिष्टता के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, एक ग्रामीण अधिवास, दूसरा नगरीय अधिवास। आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्रामीण अधिवासों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं। ऐसे अधिवास जिनमें निवास करने वाले अधिकांश कार्यशील लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और उनकी आजीविका का आधार भी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। अब हम जानेंगे प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं मानव के वे व्यवसाय होते हैं जिनमें मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है, या कहें उन क्रियाओं के लिए वह प्रकृति पर निर्भर रहता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट व संग्रहण, खनन और लकड़ी काटना आदि ये प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं हैं। ठीक है। और बताना चाहूंगा सामान्यतः प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है। ग्रामीण अधिवासों या बस्तियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, एक प्राकृतिक कारक, दूसरे मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत धरातल, जलवायु, वनस्पति व जलापूर्ति महत्वपूर्ण कारक हैं, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब हम प्राकृतिक कारकों में सबसे पहले धरातल के बारे में जिक्र करेंगे। धरातल या भूमि की बनावट। अधिवासों के विकास के लिए समतल मैदानी भूभाग उपयुक्त रहते हैं। समतल मैदानी भूभाग क्यों उपयुक्त रहते हैं? क्योंकि समतल मैदानी भूभागों में उपजाऊ मिट्टी होती है, साथ ही यहाँ पे कृषि कार्य व यंत्रों के प्रयोग की भी सुविधा रहती है। समतल मैदानी भूभागों में परिवहन तंत्र का विकास करना भी आसान रहता है। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण में भी आसानी होती है। साथ ही उद्योग धंधों की स्थापना की दृष्टि से भी समतल मैदानी भूभाग आदर्श होते हैं।
जबकि पर्वत व पठारी भूभाग कृषि कार्यों, परिवहन तंत्र के विकास तथा उद्योग धंधों के विकास की दृष्टि से अनुकूल नहीं होते। ठीक है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बस्तियों के विकास की दृष्टि से अनुपयुक्त होते हैं। मतलब समतल मैदानी भूभाग जहां अक्सर बाढ़ आती है, ऐसे क्षेत्र बस्तियों के विकास की दृष्टि से अनुकूल नहीं होते। ऊंचे भूभागों पर बसी बस्तियां अधिक सुरक्षित होती हैं। मतलब इसी को ध्यान में रखकर राजा महाराजाओं के किले उच्च भूभागों पर बने हुए हैं। ठीक है। जलवायु महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है जो ग्रामीण अधिवासियों के विकास को प्रभावित करता है। अनुकूल जलवायु दशाओं में मानव अधिवासियों का अधिक विकास हुआ है। जहां की जलवायु दशाएं मानव निवास के अनुकूल हैं, वहीं पर मनुष्य बसने को प्राथमिकता देता है। शीतोष्ण व समुद्र तटीय जलवायु वाले भाग मानव निवास के लिए अधिक आदर्श होते हैं। जलवायु की चरम दशाएं मानव निवास के लिए या कहें बस्तियों के विकास की दृष्टि से अनुकूल नहीं होती। अति शुष्क, अति आर्द्र, अति शीत एवं अति उष्ण ये जलवायु की चरम दशाएं हैं। अति शुष्क जलवायु की दशाएं मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं। अति आर्द्र जलवायु की दशाएं भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में पाई जाती है। अति शीत जलवायु की दशाएं टुंड्रा व हिमाच्छादित प्रदेशों में पाई जाती है। जलवायु की इन चरम दशाओं वाले क्षेत्रों में या तो मानव अधिवासों का अभाव पाया जाता है या फिर मानव अधिवास प्रकीर्ण रूप में देखने को मिलते हैं। सारा, कालाहारी व गोबी का मरुस्थल जहां अति शुष्क जलवायु की दशाएं हैं, इन क्षेत्रों में या तो अधिवास नहीं पाए जाते या फिर प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती हैं। भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में जहां अति आर्द्र जलवायु की दशाएं होती हैं, वहां पर भी प्राय मानव अधिवासों का अभाव पाया जाता है या फिर प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह अति शीत जलवायु की दशाओं वाले टुंड्रा व हिमाच्छादित प्रदेशों में भी प्राय बस्तियों का अभाव या प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रतिकूल जलवायु की दशाओं में मनुष्य का स्वास्थ्य एवं उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए मनुष्य अनुकूल जलवायु दशाओं में बसना पसंद करता है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासियों के विकास को प्रभावित करने वाले एक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक जलापूर्ति के बारे में। हम सब भलीभांति वाकिफ हैं, जल ही जीवन है या जल है तो कल है। जल मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जल के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। जल का हमारे जीवन में अनेक रूपों में उपयोग होता है, जिसके बारे में हम भलीभांति जानते हैं। फिर भी बताना चाहूंगा, जल का मानव जीवन में अनेक रूपों में उपयोग है। उसका प्राथमिक उपयोग पेयजल के रूप में होता है। इसके अलावा घरेलू उपयोग, सिंचाई, पशुओं के लिए जल विद्युत व परिवहन आदि अनेक रूपों में मानव जीवन में जल का उपयोग होता है। इस प्रकार यह बात सत्य है, जल ही जीवन है।
और इसीलिए मनुष्य उन क्षेत्रों में बसना पसंद करता है जहां जल आसानी से उपलब्ध है या कहीं जल की सुलभता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है। प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या वांगो की सभ्यता हो या नील नदी की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं जल स्रोतों के नजदीक पनपी थी। इतना ही नहीं, वर्तमान में आधुनिक नगरों का विकास भी जल स्रोतों के निकट हुआ है। चाहे हम भारत के प्रमुख नगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो समुद्र तट पर बसे हैं, या फिर बात करें ब्रिटेन की राजधानी शहर लंदन की जो टेम्स नदी के किनारे बसा है, या फिर बात करें फ्रांस की राजधानी शहर पेरिस जो सीन नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार दुनिया के अधिकांश बड़े नगर, चाहे वे प्राचीन हो या फिर आधुनिक नगर, जल स्रोतों के समीप बसे हैं। शुष्क प्रदेशों के मरु उद्यानों में अस्थायी बस्तियां पनपती हैं। बताना चाहूंगा, मरुस्थलीय प्रदेश जहां की जलवायु दशाएं शुष्क होती हैं, इन क्षेत्रों में जहां तहां जल के स्रोत होते हैं, इन जल स्रोतों के समीप बस्तियां पनपती हैं और ये बस्तियां तब तक बनी रहती हैं जब तक उस क्षेत्र में जल उपलब्ध रहता है। जल जैसे ही समाप्त हो जाता है, ये बस्तियां उजड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क प्रदेशों के मरु उद्यानों ओएसिस में अस्थायी बस्तियां पनपती हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति चौथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है जो ग्रामीण अधिवासों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करता है। यह बात हम भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य के भोजन का स्रोत है। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति से पशुओं का चारा भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक वनस्पति से गृह निर्माण सामग्री भी प्राप्त होती है। गृह निर्माण सामग्री के रूप में घास, बांस, लकड़ी आदि प्राप्त होती है। प्राकृतिक वनस्पति घरों के स्वरूप पर भी प्रभाव डालती है। आप जानते हैं, पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जंगलों से गृह निर्माण सामग्री के रूप में घास, बांस, लकड़ी आदि प्राप्त करते हैं और इनसे वे अपना घर तैयार करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति भोजन, गृह निर्माण सामग्री आदि का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मानवीय कारकों के बारे में। मानवीय कारकों में सबसे पहले जिक्र करेंगे आर्थिक कारक के बारे में। जीविका की उपलब्धता के भागों में सामान्यतः अधिवासों का विकास होता है। यानी जिन क्षेत्रों में जीविका के साधन उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में मनुष्य बसना पसंद करता है। मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने, अपनी गृहस्थी का पालन करने के लिए कोई न कोई व्यवसाय करता है। कृषि, पशुपालन, आखेट, खनन, व्यापार व उद्योग ये प्रमुख जीविका के साधन हैं। ये प्रमुख मानव व्यवसाय हैं जिन क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। उन क्षेत्रों में मनुष्य बसना पसंद करता है।
कहा भी जाता है और हम लोग मानते हैं, जहां काम है वहीं घर है, यानी मनुष्य को जहां रोजगार उपलब्ध होता है वहीं पर वह बसना पसंद करता है। जीविका साधन की उपलब्धता के स्थानों पर अन्य परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी बस्तियों का विकास हुआ है, यानी जिन क्षेत्रों में जीविका के साधन उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों में अन्य परिस्थितियां जैसे जलापूर्ति, जलवायु दशाएं, धरातल आदि परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी बस्तियों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में कालगुल्ली व कुलगाल्डी जहां सोने का खनन होता है, ये वो क्षेत्र हैं जो ऑस्ट्रेलिया के वीरान मरुस्थल में स्थित है, जहां की जलवायु दशाएं एकदम प्रतिकूल हैं, जल का अभाव है, या कहें सभी तरह की परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं है। लेकिन जब से कालगुल्ली व कुलगाल्डी में सोने का खनन होने लगा है, उसके पश्चात यहां सभी तरह की सुविधाएं विकसित हो गई हैं। पाइपलाइनों के माध्यम से पानी भी दूर से आने लगा है, परिवहन तंत्र का भी विकास हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जहां जीविका के साधन उपलब्ध हैं वहां पर अन्य परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी बस्तियां विकसित होती हैं। इसी के अन्य उदाहरण हैं भारत में रानीगंज, झरिया जहां कोयले का खनन होता है, डिगबोई जहां पेट्रोलियम का खनन होता है, सांसी व सैंसी चीन स्थित वे क्षेत्र हैं जहां कोयले का खनन होता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां शुरुआत में सभी तरह की परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं थी, लेकिन यहां महत्वपूर्ण खनिज के खनन के कारण ये क्षेत्र एक बस्ती के रूप में पनपे हैं। इस प्रकार जीविका का साधन भी मानव अधिवासों के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे दूसरा महत्वपूर्ण मानवीय कारक, राजनीति। राजनीतिक निर्णय व नीति के अनुसार अनेक बस्तियों के लिए बसाव स्थल का चयन किया जाता है। कई बार सरकारें भी अपने योजना अनुसार अनेक बस्तियों को बसाती हैं, उन बस्तियों के लिए बसाव स्थल का चयन करती हैं। आप सब जानते हैं, वर्तमान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्तर पर भी कॉलोनीज बसाई जा रही हैं। योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण व शहरी बस्तियों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, बताना चाहूंगा, जिन प्रदेशों में उत्तम शासन व्यवस्था व सुरक्षा का भय नहीं होता वहां पर प्रकीर्ण बस्तियां विकसित होती हैं। जब किसी प्रदेश में उत्तम शासन व्यवस्था है, ऐसे में लोगों में सुरक्षा को लेकर किसी तरीके का भय नहीं होगा, और जब भय नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बना करके बस्तियां बसाएंगे। जबकि उलट दशाओं में, यानी जिन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था उत्तम नहीं है और अक्सर लोगों में सुरक्षा को लेकर भय बना रहता है, ऐसे क्षेत्रों में लोग पास पास रहना पसंद करते हैं और ऐसे क्षेत्रों में विकसित बस्तियां सघन होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण मानवीय कारक, सामाजिक कारक के बारे में। बताना चाहूंगा, सामाजिक संगठन, परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं आदि अधिवासों या कहें बस्तियों के विकास एवं स्वरूप को निर्धारित करती हैं। मान लीजिए एक किसानों के गांव में
कृषकों के अतिरिक्त अन्य जातियां भी या अन्य जातियों के परिवार भी रहते हैं, जिनमें बढ़ई, कुम्हार, धोबी, मोची, लोहार, दर्जी, नाई, बुनकर आदि प्रमुख हैं। ये परिवार किसानों को सहायता प्रदान करते हैं, बदले में उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, बस्तियों की आंतरिक संरचना व स्वरूप भी सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इस प्रकार आपने जाना किस तरीके से सामाजिक कारक ग्रामीण आदिवासियों के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा मैंने बताया, एक कृषकों के गांव में किसानों के अलावा रहने वाली अन्य जातियां, जैसे बढ़ई, तो बढ़ई किसान के लिए लकड़ी का काम करता है, कुम्हार किसान के लिए बर्तनों का काम करता है। इस तरह अन्य जातियों के परिवार किसान को सहायता प्रदान करते हैं, बदले में उनको आजीविका के लिए या गृहस्थी चलाने के लिए अन्न प्राप्त होता है। इस तरह एक कृषकों के गांव में कृषक परिवारों के अलावा अन्य जातियां भी रहती हैं। ठीक है, अंत में बात कर लेते हैं मानवीय कारकों में से एक सांस्कृतिक कारक के बारे में। बस्तियों की आंतरिक संरचना और उनका आकार धार्मिक विश्वास, मान्यताओं, शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी आदि सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, चाहे वह ग्रामीण बस्ती हो या नगरीय बस्ती हो। और आप इस बात से सहमत होंगे और इसको अनुभव भी करते हैं, धर्म विशेष के बाहुल्य वाली बस्ती में, यानी ऐसी बस्ती जिसमें किसी धर्म विशेष के लोगों का बाहुल्य है, उस बस्ती में उस धर्म विशेष के पवित्र स्थान भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के लोगों के बाहुल्य वाली बस्ती में आपको हिंदू धर्म से संबंधित पवित्र स्थान, मंदिर आदि आपको दिखाई पड़ेंगे, जबकि मुस्लिम धर्म के बाहुल्य लोगों की बस्ती में मुस्लिम धर्म से संबंधित पवित्र स्थान, मस्जिद आदि दिखाई पड़ेंगे, जबकि सिख धर्म के बाहुल्य लोगों की बस्ती में गुरुद्वारा आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार धर्म विशेष के लोगों के बाहुल्य वाली बस्ती में उस धर्म विशेष से जुड़े पवित्र स्थान भी दिखाई देंगे। इसके अलावा घरों के आकार, उन घरों की दिशा, वास्तुकला आदि में भी धार्मिक विश्वास की बड़ी भूमिका होती है। हिंदू धर्म के लोगों के घरों का आकार, उनकी दिशा व वास्तुकला अन्य धर्म के लोगों के घरों के आकार, दिशा व वास्तुकला में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। साथ ही बताना चाहूंगा, जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप हिंदू धर्म में यह मान्यता होती है कि अक्सर वे अपने घरों का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं रखते। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में यमराज का निवास है। इस प्रकार धार्मिक विश्वास घरों के आकार, दिशा व उसकी वास्तुकला को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण आदिवासियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से महत्व रखता है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है। ग्रामीण आदिवासियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।